अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है अप टू डेट रख सकें। नाजरीन, इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सके, अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, इसके साथ ही साथ इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट्स को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग हमारे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज जो है हमारे जो गेस्ट हैं बेसिकली ही इज हेड ऑफ सेल्स इन शर्मन सिक्योरिटीज। साद हाशमी जो है नाम है इनका बेसिकली। तो इनको हमने इनवाइट किया है ताकि हम जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू ले लें। जैसे कि हमने देखा आज जो है मार्केट वापस से जो है वो तेजी में थी। तकरीबन मार्केट ने अपना हिस्टोरिक हाई जो है अचीव किया, 1,32,000 तक का इंडेक्स किया। तो आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि कंटिन्यूअसली बैंक्स में तेजी देख रहे हैं। आज ऑटो सेक्टर में भी तेजी थी, साजगार ने बहुत अच्छा आउट क्लास परफॉर्म किया। तो इन सब स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए नहीं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Walaikum assalam. Alhamdulillah. I'm fine. How are you guys? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। अच्छा सर, सबसे पहले बताएं कि आज जैसे कि आपने एक मार्केट का हल्का से पहले एक ओवर रिकैप दे दीजिएगा कि आपने जैसे कि आज कैसे मार्केट को देखा। और ये भी मुझे बताइएगा कि कब तक ये तेजी बरकरार रहेगी, क्या वजह है। जैसे कि एक तो बेसिक रीजन है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इस वक्त अच्छी चल रही है। जो जंगी हालात थे, नॉन इजराइल की कंडीशंस थी, टेरिफ्स की कंडीशन चल रही थी यूएस, तो ये बेसिकली बेहतर हो चुकी है, इसलिए ये मार्केट में अभी हम तेजी देख रहे हैं। कब तक ये तेजी बरकरार रहेगी? तो थोड़ा सा इस पे जो है वो। देखिए मार्केट के अंदर जो आज भी हमें तेजी दिखी वो मेनली इज बिकॉज ऑफ द बैंक्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऑटोज एंड द ऑटो रिलेटेड इंडस्ट्रीज, बट हम्म। मेनली इट्स बिकॉज ऑफ द बैंक्स। मतलब कि इफ यू लुक इनटू द बैंक्स तो वी कैन हम्म। इजीली से के वी हैव सीन लाइक Mizan Bank was, positive like over 1%. UBL as usual 5+%, हम्म। plus. So basically जो ये हैवी वेट्स है ना, इनके जैसे इंडेक्स जो है वो काफी हद तक प्लस रहा, ठीक है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम दूसरे सेक्टर्स को देखें, इफ यू लुक इनटू द अदर सेक्टर्स लाइक सीमेंट, so it wasn't हम्म। that much positive, like except DG and Lucky and some part of some little bit of Cohort. बट हम्म। ऑन द अदर हैंड ज्यादातर जो पॉइंट्स थे वो कंट्रीब्यूट किए हैं एज यूजुअल बैंक्स ने। इस पूरे वीक के हम्म। अंदर अगर हम देखें तो बैंक्स ने ही सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है। हम्म। अदर देन बैंक्स इतनी कंट्रीब्यूशन दूसरे सेक्टर से हमें नहीं मिली है। मतलब कि हम्म। लास्ट वीक की अगर हम देखें तो अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखें तो हम्म। पीपीएल को देखें तो ये फ्लैट ही क्लोज हुआ है। ओजीडीसी हम्म। में थोड़ी सी हमें तेजी दिखी है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक, और थोड़ी बहुत हमें पीएसओ के अंदर देखी वीक ऑन वीक में। बट अपार्ट फ्रॉम इट सिर्फ बैंक्स के अंदर एक हमें रैली दिखी है। सिमिट हम्म। सेम रहा, मतलब कि फ्लैट रहा थ्रू आउट द वीक। तो हम्म। जो मार्केट है का ओवरव्यू जो अभी दिखा है कि ये पूरा वीक जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टर्स का मतलब कि इंटरेस्ट रहा है। इन्वेस्टर्स में भी ज्यादातर जो रहे मतलब कि वो इंस्टीट्यूशनल ज्यादा साइड पे रहे, जिन्होंने इसके अंदर कहते हैं कि कंट्रीब्यूट किया इन पॉइंट्स के हम्म। अंदर। अच्छा, आज एक जो अच्छी बात हुई वो ये कि हमें ऑटो सेक्टर्स के अंदर एक बहुत अच्छी कहते हैं ना कि एक हेल्दी पार्टिसिपेशन दिखी। वॉल्यूम्स आए, प्लस ये कि प्राइस भी अच्छे इंक्रीज हुए कि वी हैव हम्म। सीन के गंदारा ऑटो जो था वो काफी हम्म। अरसे बाद अपर सर्किट उसने हिट किया। सेम हम्म। गोज विद द सासगार के सासगार ने आज अपने नंबर जो हम्म। उन्होंने रिलीज किए लास्ट इस वीक इस मंथ के, सो हम्म। दैट वाज ओवर द ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा उसके अंदर एक प्राइस हाइक दिखा। बट आफ्टर दैट मतलब कि वो प्राइस हाइक जो है वो हाफ होके मतलब कि 1200 रुपए से नीचे बंद हुआ, बट स्टिल इट्स गुड। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड ये है कि कमिंग वीक के अंदर जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो अदर सेक्टर्स हैं जिस तरह ऑयल गैस और सीमेंट जो है वो उनके अंदर अब मुझे एक बुलिश स्टांस है मेरा, कि मुझे ये काफी अच्छे लग रहे हैं आने वाले वीक के अंदर। हम्म। और इस वीक के अंदर क्योंकि बैंक काफी ज्यादा रैली कर गए हैं, तो आई थिंक कि बैंक अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा रुकेंगे, हम्म। थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे अपनी चीजें। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर ये है हम्म। कि बैंक्स पॉजिटिव नेगेटिव टू न्यूट्रल रहेंगे, हम्म। बट अदर सेक्टर्स विल परफॉर्म जो कि इंडेक्स को न्यूट्रलाइज रखेंगे।
अच्छा, चलें, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मौजूद है। इनके सवाल लेने से पहले, जैसे कि अभी सर आपने बताया ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से अच्छा आपको लग रहा है परफॉर्म करेंगे, लेकिन आज हमने देखा सेलिंग थी, इसमें ओजीडीसी में भी आज सेलिंग थी, पीपीएल में भी सेलिंग थी, मारी में भी सेलिंग थी। तो क्या वजह थी, क्यों ये रेड जोन में था आज? बेसिकली इसके अंदर हमें सेलिंग दिखी, लेकिन सेलिंग उस नौयत की नहीं दिखी जिस हम्म। नौयत की, मतलब कि हम जिसको बोले कि एक क्या है कि पैनिक सेलिंग टाइप हो कि प्राइस बहुत ज्यादा टूट जाए। जो भी सेलिंग हमने देखी वो इजिली एब्जॉर्ब हो रही थी। मतलब हम्म। कि अगर हम रेंज देखें तो मारी जो है वो सॉरी ओजीडीसी जो है वो अपने लो से ऊपर बंद हुआ है। कोई भी अपने लो पे बंद नहीं हुए, सब अपने लो लगा के लो से ऊपर ही बंद हुए हैं। दो कि अपने एवरेजेस से थोड़े नीचे बंद हुए हैं, ट्रेडिंग एवरेजेस से, बट स्टिल ये है कि ये दिस इंडिकेट्स के जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब इजिली हो रही थी। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वर एंटरिंग इनटू वर अब्सॉर्बिंग ऑल द प्रेशर। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड, और दूसरा फिर ये एक जो नोटिस जिस तरह पीएसओ का आया और हम्म। एसएनजीपी ने जिस तरह एक अपना वो मटेरियल इनको दी कि देवर इन दैट के मार्केट के अंदर जो आर्टिकल्स आए हैं कि जी हमें सर्कुलर डेट रिलेटेड कोई पेमेंट्स वगैरह हुई हैं, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई चीज नहीं हुई है। तो उसके वजह से एक थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा। लेकिन वो हम्म। भी हम देखें तो पीएसओ के अंदर स्पेशली देखें तो पीएसओ के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया कि पीएसओ ने एक हिट ली हम्म। 389-90 तक, बट ये है कि वो अच्छी तरीके से वहां एक अच्छी बायर आए और उन्होंने वो एब्जॉर्ब की। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड यही लग रहा है कि ये इसके अंदर जो है वो अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं और वो एंटर हुए हैं, ठीक है, हम्म। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। तो ये है कि इट विल रैली एट एनी टाइम वंस, बिकॉज अगर हम पीछे जो बाकी न्यूज को भी देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स हैं, हर चीज का अप्रूवल्स हैं, तो द पेमेंट कैन बी डन एट एनी टाइम। तो दैट विल बी I'm saying this from past many months कि हम्म। circular debt resolution जो है it's not just a political kind of rhetoric or हम्म। any kind of stunt. Basically, it's really very important for the economy of Pakistan, for the sustainability of the economy of Pakistan. हम्म। Because ये एक इसको we have, any government has to set this resolve this issue. अदरवाइज ये मतलब कि एक जो है बहुत बड़ा डिजास्टर आने में तैयार हो जाएगा। तो ये हम्म। है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसा गैस प्राइसेस हम देखें कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। जैसा गैस हम्म। प्राइसेस इंक्रीज किए गए, ठीक है ना, उसके उस गैस सर्कुलर डेट को खत्म किया जाए, इसी तरह सेम इसके अंदर भी हो रहा है। तो आई एम होपिंग कि मुझे आई एम वेरी बुलिश इन एनर्जी सेक्टर, वेरी वेरी बुलिश इन एनर्जी सेक्टर, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, आई एम वेरी बुलिश। हम्म। सही। होप सो ये भी सर्कुलर टैप का ही मसला भी जो स्टक हुआ हुआ है वो फुली रिजॉल्व हो जाए, पेमेंट हमें जो है मिल जाए। अच्छा, आतिफ अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है कि एक तो सिनेरियो ये है कि इसराइल और ईरान की जंग के बाद ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बाइंग शुरू कर दी है। तो मुझे ये बताएं कि क्या म्यूचुअल फंड्स अभी भी कंटिन्यूअसली बाइंग करता रहेगा, या मतलब अगर करेगा भी तो कब तक करेगा वो ना। एक तो ये बात। और दूसरी ये बात कि एनर्जी सेक्टर अभी तक नहीं चला। ठीक है जी, वो मतलब कंटिन्यूअसली बहुत अपने जो है ना हिस्ट्री के लोएस्ट रेट पर खड़ा हुआ है, जिसमें से दो तीन स्टॉक अगर आप देखें, जैसे कि ऑल्टर्न एनर्जी है, सैफ पावर है, कोहिनूर एनर्जी है, वो अपने हिस्ट्री के लोएस्ट रेट पर खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू होंगे और इसमें मतलब एक्यूमुलेशन करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट होगा? तो इसका आप बता दें। तो देखिए, आपका जो सवाल है, दो बातें आपने इसके अंदर पूछी। एक आपने पूछा कि ईरान इसराइल के जो ये छोटी सी एक वॉर स्किमिश टाइप हुए, तो उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की हमें फ्लोज दिखे, तो ये कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे। देखिए, इसके लिए पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हाउ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वर्क। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बेसिकली दे इन्वेस्ट द मनी व्हेन दे रिसीव द मनी फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, बिकॉज उनके अपने रेगुलेशंस होती हैं जिसके तहत उनको मार्केट में 90% ऑन एवरेज इन्वेस्ट रहना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिस तरह डेफिनेटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जब बिल्ट अप होता है, तो ऑटोमेटिकली पैसा जो है वो मार्केट के अंदर इंजेक्ट होता है। अब वो थ्रू इंडिविजुअल्स हो, थ्रू म्यूचुअल फंड्स हो, वो इट ऑल डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस।
ठीक है। सेकेंडली, आपने जो एनर्जी सेक्टर के बारे में बात की, मतलब कि जो पावर सेक्टर, जो कंपनीज हैं पावर प्रोड्यूसर्स, जिस तरह सैफ पावर के बारे में बात की, ऑल्टन के बारे में बात की, फ्रेंकली उसके अंदर मेरा कोई, हम लोग इतना मतलब कि हमारे स्कोप के अंदर नहीं आता। बट हाँ, ऑल्टन को मैंने थोड़ा सा रीड किया था, तो ऑल्टन के देखें, अगर आप पुराने नोटिस उठाए ना, बेसिकली अभी कुछ अर्से पहले गवर्नमेंट ने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या कहते हैं, रीनिगोशिएट किए गए थे, जिनमें से ऑल्टन का जो, मुझे जहां तक याद है कि ऑल्टन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये थे कि ऑल्टन को टेक ऑफ पे पे गए थे, और ऑल्टन जो है वो अपना पूरा बिजनेस जो है वाइंडिंग अप की तरफ जाती थी। इसीलिए हमने लास्ट क्वार्टर्स, कपल ऑफ क्वार्टर्स के अंदर हमने देखा कि ऑल्टन ने एक बड़े बड़े डिविडेंड्स भी अनाउंस किए थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऑल्टन और कोहिनूर एनर्जी और सैफ पावर, इस तरह की, मतलब कि अगर आपने अगर पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो दीज आर नॉट द कंपनीज इन विच यू कैन यू इन्वेस्ट। इट्स नॉट एडवाइजेबल if you want to invest in in power producing companies or power producers, तो हबको is the best company to invest in, क्योंकि बिकॉज उसको थोड़ा सा, हबको पावर भी है, साथ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है। तो उसके, और सेकेंडली ये कि दे आर दे हैव वन कॉन्ट्रैक्ट जॉइंट वेंचर विद चाइनीज कंपनीज एज वेल। तो आई एम I like Hubco in the power sector only. But these companies like Alton Energy, Kohinoor Energy and Sap Power, उसके अंदर आपको स्पेकुलेटिव गेन्स तो शायद दिख जाए, बट फंडामेंटली उसके अंदर एज सच कोई चीज मुझे नहीं दिख रही कि जिसके ऊपर आपको कोई गेन मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है वो टेक और पे के ऊपर कर दिए हैं। तो इस वजह से कैपेसिटी अच्छा पेमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिनिगोशिएट हुए थे जी। अच्छा, इनको कुछ पेमेंट्स भी मिल रही है, तो वो आपको लगता है कि कब तक मिल जाएंगी? देखिए, सर्कुलर डेट के जब इशू जब पूरा सॉर्ट आउट होगा, तो डेफिनेटली जो पेमेंट्स उनकी होंगी वो उनको भी मिलेंगी। इट्स ऑल डिपेंड है कि पूरे सर्कुलर डेट के जो पेमेंट्स आएंगी वही ट्रिकल डाउन सारी होंगी। तो इट विल वर्क लाइक दैट। बट ये है कि जब पेमेंट्स इनकी क्लियर आउट होंगी, तो है कि बाकी ये आपको उनको उनकी बुक वैल्यूज के ऊपर देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएंगे, तो वेयर दे गोना सेल देयर एनर्जी। So it's not recommended to invest in these power producing companies. Rather, you will go for the power producing companies में जाना है तो go for Hubco. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, इरफान एक बार आपने सवाल कीजिए। वालेकुम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर, एफएफसी के बारे में पूछना था। ये रेट डाउन जा रहा है, इसका कोई इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है? देखिए, इशू तो है सर, क्योंकि बस देखिए और कुछ रेट नहीं इसलिए मिलता डाउन जा रहा है कि एफएफसी के, अगर आप अगर फर्टिलाइजर के नंबर्स देखें तो फर्टिलाइजर के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है। और द शेयर प्राइस इज ऑलरेडी रैलिड। तो इस वजह से अब ये है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, देन उसके बाद आपको एक अच्छा कहते हैं कि एक लेवल मिलेगा जिसके ऊपर आप इसकी अकोमोडेशन कर सकते हैं, इसकी बाइंग कर सकते हैं। बट ओवर 400 तो मतलब कि इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बाय, मतलब कि एफएफसी का 400 के ऊपर तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू बाय। और वैसे भी जो नंबर्स अभी आए हैं, मतलब कि अभी तो ये आज और कल में मेरे ख्याल से इससे माइनस हुआ है, अदरवाइज तो ये एक रैली कर ही रहा था। तो इस लेवल पे तो आई डोंट रिकमेंड कि इसको बाय किया जाए। और ये कि फर्टिलाइजर्स के थोड़े नंबर डाउन आए थे, तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर है फॉर द टाइम बीइंग। होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी स्विंग दोबारा स्टार्ट होगी तो इट विल बी ओके। सर डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है और इसकी टारगेट प्राइस का बता देंगे ज़रा, डिविडेंड और टारगेट प्राइस? इसका डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है, जस्ट गिव मी अ मिनट, बिकॉज़ फॉर दैट आई हैव टू लुक इनटू माय इन माय बुक। या जस्ट गिव मी अ मिनट। इसने आई गेस सभी डिविडेंड्स तो दिए थे एफएफसी ने। एफएफसी के तो हमेशा इसका एक अच्छा ही रहा है, आई गेस। गेस 18 समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसका जो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है हमारी, वो हम कर रहे हैं इसके अंदर तकरीबन, जो इसके अंदर देखिए डिविडेंड जो हम एक्सपेक्टेशन जो है जो हम इसकी दे रहे हैं कि इसके तकरीबन इसका हमेशा जो रहा है वो तकरीबन डिविडेंड यील्ड तकरीबन इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसका साल का 30 रुपीज के करीब ये दे देगा।
30 नहीं 40 रुपीज के करीब डिविडेंड दे देगा पूरे साल का ठीक ठीक है, ओवरऑल। थैंक यू सर। इस क्वार्टर के अंदर हम टारगेट प्राइस एक्सपेक्ट कर बता सकते हैं देंगे जरा, तकरीबन 8 रुपए। दिसंबर टारगेट 2024 प्राइस तक। देखिए, टारगेट प्राइस उसके लिए तो फिर वो पूरा मॉडल वगैरह देखना पड़ेगा, और उस मॉडल के अंदर लास्ट जो मेरी रिपोर्ट थी, मुझे मेरे ख्याल से इसको जब हमने पहले लास्ट प्रोजेक्ट किया था, वी प्रोजेक्टेड इट अराउंड 440 रुपीज। तो आई गेस के दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज ये पहले ही हम इसको ओवर द मार्केट हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो तकरीबन बल्कि 480, अगर आप 8 की मल्टीपल पे देखें तो इसका 480 490 का टारगेट बनता है। बट ये है कि ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है वो बाइंग और सेलिंग के आपको मौके मिलेंगे। तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप अपनी एक क्वांटिटी को रखिए और बाकी दूसरी क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी के साथ इसके अंदर ट्रेड करें, सो यू विल गेट गुड रिटर्न इन इट। 480 का टारगेट जहन में रख के अगर आप काम करें इसके अंदर तो। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम साद हाशमी साहब। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है सर कि जो भी एनालिस्ट आता है वो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एफएफसी, लकी सीमेंट, इसके अलावा मतलब 8-10 शेयर हैं गिनती के। मुझे लगता है पूरी स्टॉक मार्केट इतना है, या इससे कोई और भी है कि और भी ऐसे शेयर्स भी हैं जो 1 रुपए से 10 रुपए हो गए हैं, नहीं मतलब बिल्कुल। 1000 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में कोई भी आप लोग ना बात नहीं करते। पहली बात ये है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में गोरे की बाइंग कब तक एक्सपेक्टेड है सर, ये तो बता दें, शुक्रिया। चले, आपने एक अच्छा सवाल किया। वो जो आजकल ज्यादातर इन्वेस्टर्स यही सवाल कर रहे हैं कि जी हर कोई बात कर रहा है ब्लू चिप्स स्क्रिप्ट्स की, और जबकि मार्केट के अंदर दूसरे बहुत सारे स्क्रिप्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनके अंदर लोगों के रिटर्न 4 4 5 5 टाइम्स हुए हैं। बिल्कुल अग्री टू इट, बन है। लेकिन देखिए, मार्केट के अंदर जब कोई एनालिस्ट या जैसा बीइंग हेड ऑफ सेल्स, अगर हम कोई भी चीज किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं ना, उसके पीछे एक प्रॉपर फंडामेंटल चीज होती है। देखिए, आपको बहुत सारे पेनी स्टॉक्स और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिखेंगे जो नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ चुके हैं, बट वो कहते हैं ना, टू लर्न योर टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम योर फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। तो ऐसा है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फंडामेंटल कुछ है नहीं और सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर चलने हैं। ड्यू टू सम रीजंस आई कांट नेम द कंपनीज ऑफ द कंपनीज, बट जिनके शेयर बहुत ज्यादा मतलब के इंक्रीज हुए हैं नंबर इन टाइम्स, ठीक है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग दे आर नॉट एडवाइजेबल। हाँ, अगर किसी के पास अगर आपने इस मार्केट के अंदर अगर आप सिर्फ, जिसको हम अपनी मार्केट में वर्ड यूज करते हैं कि अगर आप सिर्फ आप मार्केट में डे ट्रेड और सट्टा करने आए हैं, तो मार्केट के अंदर फिर तो आप ट्रेड कुछ भी करें, ठीक है ना, उसके अंदर ये नॉट ऑल एट इन ऑल ऑल सर। आउट होता सर प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। अब जो सिमिट्री था वो 3 रुपए का शेयर था, वो 20 रुपए तक भी गया है, ठीक है ना। है। सर आप वो उसको पिच कह हुआ दें है। कितना शेयर है, मतलब मैं नहीं सिर्फ सर, आपसे सर अगर एक्सप्लेनेशन अगर में। आप, हाँ ये पहले सर मैं सारे आपको ये बता रहा हूँ सर, सिमेट्री। टीआरजी भी 4 रुपए का था। अब देखे ना, वो भी कचरा शेयर ही थे, लेकिन बहुत अच्छे चले हैं, बहुत सर अच्छे सिमेट्री, उन्होंने अपने आप सर को देखिए स्टेबल किया सिमेट्री, है। मैं आपको सर मैं आपको सिमेट्री का एग्जांपल दे सकता हूँ कि सिमेट्री चले तो सिमेट्री, आपने अच्छा हुआ है सवाल के लिए। सिमेट्री तो इज वन ऑफ आर्ट विचेस, ठीक है ना, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 4 5 रुपीज, एंड इनफैक्ट सिमेट्री को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बिकॉज सिमेट्री जब लिस्ट भी हुआ था तो आई वाज द वन जो कि उसकी लिस्टिंग के अंदर शामिल था, ठीक है। तो सिमेट्री के अंदर तो हम तो 5 6 रुपीज से ही लोगों को काफी हद तक पिच कर रहे थे, क्योंकि इसके नोटिस और जो इसके अंदर प्रोग्रेस हो रही थी, उसके मार्केट के अंदर नोटिस आ रहे थे और उससे क्लियर पता चल रहा था, और उसके ऊपर रिपोर्ट वगैरह भी हमारे मतलब कि शर्मन से भी रिपोर्ट इसके ऊपर आई थी कि वी हैव गिवन द टारगेट प्राइस ऑफ 18 रुपीज ऑफ इट, ठीक है। तो सिमेट्री के अंदर तो एक डेफिनेटली स्टोरी थी। रही बात टीआरजी की, तो टीआरजी डेफिनेटली, टीआरजी के अंदर जब भी आप देखें तो एक बहुत ही स्पेकुलेटिव स्टॉक रहा है हमेशा से। इफ यू रिमेंबर कि अगर आप पीछे 3 साल पीछे चले जाएं तो टीआरजी का रेट था 170 180 तक भी गया था तकरीबन 2 2.5 3 साल पहले। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इट गॉट डाउन बिकॉज देयर इज नथिंग इन द बुक्स। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स जो है ना, जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं ना, वो स्टॉक्स अपने रेट पे आते ही आते हैं। हाँ, कुछ जिस तरह को डेवलपिंग स्टोरीज हैं उनके ऊपर अगर आपको स्टॉक्स लेते हैं तो वो आपके अच्छे रिटर्न है। जिस तरह हमने सिमेट्री हम पिच कर रहे हैं, हम सिटी फार्मा को पिच कर रहे हैं, फार्मा के अंदर सिटी फार्मा को पिच कर रहे हैं, हेलियन को पिच कर रहे हैं कि इसको लिया जाए, ठीक है। सिटी फार्मा को हम पिच कर रहे हैं। इसके अलावा गैलेक्सो के अंदर हम बहुत बुलिश है कि गैलेक्सो को हम बोल रहे हैं कि जमा किया जाए। उसके अलावा बिग बर्ड फूड है। अभी आप देखें तो इसे कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, लेकिन व्हेन दे विल रैली
वेरी फास्ट, उस वक्त किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि इनके अंदर डेवलपिंग स्टोरीज हैं। देखिए कुछ चीजें जो मार्केट के अंदर होती है ना, उनको आपको लेके मतलब कि आपको स्टोरीज को देखना पड़ता है कि इसके अंदर स्टोरीज क्या है, how the management, you must know about the management, how their way of doing the management, how they are running their company, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ अगर आप इन चीजों के ऊपर अब एक और स्टॉक है, मतलब कि अगर हम देखें अभी जो रैली हुई है, रिसेंट रैली लास्ट 1 ईयर के अंदर स्पेशली, तो एक स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं किया है, वो है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। बट अगर आप उनकी बुक को जाके देखें, उनके नोटिस को जाके देखें, तो आपको दिखेगा कि आने वाले सालों में दे विल इट विल बी अ जैम, क्योंकि मीट इंडस्ट्री के अंदर है। और मतलब कि आपको उसके अंदर कंपनीज को थोड़ा सा देख के एनालिसिस करके रीड करके उनके बारे में फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, वरना बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि विदाउट उनकी बुक के अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन वो होता है कि वो स्पेकुलेशन के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द, जैसा साजगार, इट वाज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 45 और 50 रुपीस। ठीक है, उस वक्त हवाल जो है वो लॉन्च तो हो चुकी थी, लेकिन मार्केट में आना शुरू नहीं हुई थी। द डे इट हिट द मार्केट, इट हिट द ग्राउंड, we released our report at 80 rupees and giving the target of 250. Then we revised it to 450, then we revised it to 800, then we revised it to 1200, then we revised it to 1400. ठीक है, तो ये मतलब कि जो डेवलपिंग स्टोरीज वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। अब जिस तरह एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो बहुत सारे टाइम्स बढ़ गई हैं, अभी बहुत सारी कंपनीज है जिसके अंदर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर हु लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो जिसके अंदर उन्होंने मतलब कि उसकी रिसेंट एग्जांपल एक आपके सामने है कि अगर आपने देखा हो तो ये चकवाल स्पिनिंग करके कंपनी थी। ठीक है, इट हिट लाइक इट वाज गोइंग अप एंड अप एंड अप, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड ना, इट जस्ट फेल डाउन। ठीक है, कि चीजें रुक गई, ये हो गया वो हो गया। तो आपको बहुत सारी चीजों को, कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हुए आप कंपनीज, अच्छी कंपनीज और अच्छे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ लकी, पीपीएल, ओजीडीसी इनमें इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनीज हैं, जिस तरह फिरोज है, ठीक है, फिरोज के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, फार्मा सेक्टर के अंदर एजीपी है, सिटी फार्मा है, ठीक है, हेलियन है, इनके अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसके अलावा आप सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आते हैं, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर हम डीजी केसी को एक अरसे से डीजी खान को पिच कर रहे थे, मेपल लीफ को पिच कर रहे थे। इस वक्त हम फौजी सीमेंट को पिच कर रहे हैं कि जी फौजी सीमेंट को लिया जाए, इस वक्त अंडर वैल्यूड है। ठीक है, फौजी सीमेंट को जमा किया जाना चाहिए। ठीक है, स्टील सेक्टर को हम बाय ऑन डिप्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि सीमेंट और स्टील जो है आने वाले जिस अगले सालों, कुछ सालों के अंदर ये जो फाटा की जो एग्जेम्पशन है, फाटा पाटा की, ये इवेंचुअली खत्म कर दी जाएगी। तो आपको स्टील सेक्टर के अंदर भी जो है वो अर्निंग रिवाइवल दिखेगा। साथ में सीमेंट ऑफटेक के साथ साथ आपको दिखेगा कि क्योंकि सीमेंट और स्टील जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों की सेल, मतलब सीमेंट की सेल बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपके स्टील की भी सेल बढ़ती है। तो चीजों को आप ये देखिए कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन सी कंपनीज नहीं है। और कुछ चीजों के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत पेशेंस का काम है। इट्स नॉट लाइक कि भाई आज मैंने 100 रुपए लगाए हैं और मैं कल 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कमा के चला जाऊं। इट्स नॉट लाइक दैट। लोग कमाते भी हैं बट वो लूज भी बहुत ज्यादा कर जाते हैं। तो अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें, आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे। बाकी है कि जो आजकल स्टॉक्स हमें मार्केट में दिख रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंप्लेन करते हैं, मतलब कि हमसे एक ग्रीवेंस अपनी देते हैं कि जी साहब साहब ये देखें, ये शेयर इधर से इधर हो गया, हमें पता चला था। हम बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें कंपनी के ऊपर एतबार ही नहीं है। मतलब कि हम किसी अपने क्लाइंट को पिच तो नहीं करेंगे कि वो किसी मतलब के पेनी स्टॉक्स या बिल्कुल ही जिसको हम मार्केट टर्म में यूज करते हैं कचरा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, कभी भी नहीं करेंगे। तो अच्छी कंपनीज के अंदर रहे, यू विल अर्न गुड रिटर्न। आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया सर, आप बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत ही नाइस आपके पास फंडामेंटल है। यू आर अ वेरी काइंड एंड नाइस, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। काइंडली अपने क्वेश्चन शॉर्ट किएगा, टाइम हमारे पास कम है। सलीम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, am I audible? जी 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 बिल्कुल। आवाज आ रही है? जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ओजीडीसी और पीएसयू को हर कोई रिकमेंड कर रहा है, तो शुड वी टेक फ्रेश पोजीशंस इस रेट पे, या शुड वी वेट फॉर द डिप कि थोड़ा मार्केट ब्रीथ लेगी, या इस रेट पे भी आपको अच्छे लगते हैं? और एक टेंटेटिव आइडिया दीजिएगा कि 20, 25, 50 इसमें क्या सेविंग हो सकती है। प्लस सर आप अपनी एक्सपर्टीज से कोई एक आइटम बताइए कि अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स में डबल हो जाए। ऐसा ओवरनाइट अमीर नहीं होना, 6 मंथ्स में आप कर दें, लेकिन कोई सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।
देखिए अब जो आपने ओजीडीसी पीपीएल का मुझसे पूछा, तो देखिए पीपीआई ओजीडीसी का स्पेशल मैं आपको बताता हूँ कि ओजीडीसी ने जो है काफी अरसे बाद जो है वो दोबारा अपनी रेजिस्टेंस को जाके हिट किया है, ठीक है, 228 230 के ऊपर। तो अब ये अगर ये अपना 220 बरकरार रखता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको बता रहा हूँ 220 अपना 220 222 से ऊपर ट्रेड अपने आप को रखता है ये, तो वी कैन नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 240 एंड देन 250, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, ओजीडीसी के अंदर। और ये सर ऑयल सेक्टर के 230 अंदर तो देखिए था। अभी आपको जो ऑल टाइम हाई, बिल्कुल देखिए इस वक्त सिर्फ खाली इंडेक्स को ना देखिए, आप एक चीज को नोट करिए, ये एक बहुत बड़ा लोग मिसकंसेप्शन है कि लोग से बोलते हैं जी इंडेक्स ऑल टाइम है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई है। और कई दफा आपने देखा भी होगा जी इंडेक्स ऑल टाइम होता है, लेकिन हमारा आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आप बोलते हैं मेरे पोर्टफोलियो में तो कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ, ठीक है। अब जिस तरह कोई इन्वेस्टर है जो कि बैंक्स में अगर पोजीशन नहीं लेता, वो लास्ट वीक से अपने आप को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर वो लास्ट वीक से अपने आप को कंपेयर करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरे वीक के अंदर मैं फ्लैट रहा हूं, मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। जबकि मार्केट जो है वो तकरीबन 7,500 पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज हुई है पूरे वीक के अंदर। लेकिन इसीलिए कि वो उसके अंदर, क्योंकि मार्केट जो इंक्रीज हुई है वो हैवी वेट्स की वजह से हुई है, क्योंकि बैंक की कैपिटलाइजेशन काफी हैवी है। तो उसकी वजह से मार्केट के इंडेक्स तो खाली आप अपने रिटर्न के लिए ना कंपेयर करें कि जी मार्केट ऑल टाइम हाई है, मार्केट करेक्शन लेगी। हर स्टेप को सेपरेटली देखिए कि जी वो स्क्रिप्ट जो है वो फंडामेंटली कहाँ है उसके। अगर जिस तरह मार्केट को हम ऑल टाइम हाई कहते हैं, तो बेसिकली हम उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है बहुत ज्यादा, ये एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, या बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है तो हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड या ओवरसोल्ड कह देते हैं। सेम उसके अंदर वो मार्केट की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड आपको टेक्निकल चार्ट से वहां पता चलता है। बट स्क्रिप्ट वाइज हर स्क्रिप्ट का एक डिफरेंट होता है, तो आपको वो भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट के अंदर अगर एक शेयर गिरा जा रहा है तो पूरी मार्केट पूरी टूटती चली जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फंडामेंटल के अलावा जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए आपको यूज करने होते हैं, वो देखने होते हैं। वही होता है कि आप मार्केट के अंदर लेवरेज देख रहे होते हैं कि लेवरेजेस क्या चल रही है, पर स्क्रिप्ट की लेवरेज क्या चल रही है, किस स्क्रिप्ट के अंदर कितनी लेवरेज है, वो उधर से आपको एक हिंट मिल जाता है कि जी हाँ जी ये स्क्रिप्ट इस वक्त बाय की रेंज में बन रहा है नहीं बन रहा। अपार्ट फ्रॉम इट आपको टेक्निकल चार्ट जो है, टेक्निकल रिपोर्ट्स एनालिसिस रिपोर्ट्स जो है, उनसे काफी हद तक हेल्प मिल सकती है। और सेकंडली अब आपने पूछा कि कौन सा स्क्रिप्ट ऐसा है जो नेक्स्ट 6-7 मंथ्स के अंदर आपको ऐसा लगता है कि डबल हो जाएगा। देखिए मैं डबल का तो नहीं बोल सकता, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे ये लगता है कि एफसीसीएल जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको यहाँ से 50% से ऊपर का गेन दे देगा। एंड सेम गोज विद द डीजीकेसी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि डीजीकेसी यहाँ से तकरीबन 40% का गेन आपको नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच सर। तो खान अपने सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो आप बता रहे थे कि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, वो कहाँ पब्लिश होती हैं? आप जैसे अभी सवाल आया सिमेट्री को, तो आप यहाँ सिमेट्री को देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में ईयर एंड पे कि ये डबल हो जाएगा या कुछ इसके अंदर इंक्रीज आएगा, या कोई अच्छा स्टॉक जो मतलब लॉन्ग टर्म में 1-2 ईयर्स में तकरीबन साउसगार टाइप रिटर्न्स दे सके? साउसगार तो खैर एक्सेप्शनल केस था, लेकिन कुछ ऐसी सिमिलर रिटर्न्स दे सके। अच्छा जी, पहला आपका सवाल कि जी हमारी जो रिपोर्ट्स आती हैं फंडामेंटल, मतलब कि जो कंपनी रिपोर्ट्स होती हैं वो कहाँ रिलीज होती हैं। जब उसके लिए ये देखें, जब हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारी सारी रिपोर्ट्स उसके ऊपर आपको पब्लिश दिख जाएंगी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट हमारा जो शर्मा सिक्योरिटीज का एक चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है, उसके ऊपर हमारी सारी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती हैं। और फिर डेफिनेटली वहां से फिर व्हाट्सएप ग्रुप, रिटर्न व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आ रही होती है, ठीक है। पब्लिक के लिए हमारी सारी रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हम पब्लिश करते हैं। अच्छा, सेकेंडली ये यू आस्क अबाउट सिमेट्री। देखिए सिमेट्री को सबसे पहले सिमेट्री के जो मॉडल है उसको समझना पड़ेगा, सिमेट्री किस बिजनेस के अंदर है और वो आगे कर क्या रहे हैं। सिमेट्री का जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग टाइप रहा है, और अभी वो जिस बिजनेस में जा रहे हैं वो एआई मॉडल, एआई के ऊपर ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर एआई बेस्ड इनकी टेक्स्ट टू स्पीच है, एआई बेस्ड वीडियोस हैं, ये सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, और इनका जो बहुत इनकी एक अच्छी खासी बड़ी इनकम जो है, दे ओवर 70% इनकम जो है दे जनरेट इन डॉलर्स, ठीक है ना, जो कि इनकी बाहर से आती है। तो ये है कि एक तो इनको दो तरफ से फायदे हैं कि एक तो देखें इनकी जिस फील्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर फ्यूचर इज ऑल अबाउट दैट थिंग, ठीक है, विच इज एआई एंड एआई बेस्ड थिंग। सेकेंडली इट्स 70 to 80% ऑफ देयर इनकम इज डॉलर बेस्ड। तो अगर हम देखें कि डॉलर की जिस तरह आने वाले साल हम हर साल ऑन एवरेज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर जो है वो तकरीबन 6 to 7% जो है वो पाक रुपए के अगेंस्ट में स्ट्रांग होगा, तो इनकी अर्निंग्स के अंदर वो भी एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है।
सेकेंडली ये कि सिमेट्री के नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मुझे इसके अंदर जो है वो तकरीबन 6 मंथ्स के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग 24 to 25 रुपीज। ठीक है, तकरीबन आप लगा ले 50% का मैं इसके अंदर इंक्रीज देख रहा हूँ। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे इसके अंदर 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि 30 रुपीज हो जाएगा, नॉट एग्जैक्ट डबल बट ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि 29 to 30 रुपीज आपको नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर दिखा देगा सिमेट्री, इफ थिंग गोज एज दे प्लान्ड। बिकॉज देखिए इनका जो मॉडल है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हर चीज तो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको लगता अगर है आप कि देखें तो ये वो हाई डिविडेंड भी मल्टीपल पे दे भी सकता होते है? हैं। आपको लगता है कि डिविडेंड भी दे डिविडेंड सकता है? डिविडेंड इस साल तो आई कैन से कि हाँ दे सकता है, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे सकता है, विच विल बी वेरी मिनिमल, लेकिन दे सकता है डिविडेंड, क्योंकि पहले भी इन्होंने डिविडेंड दिए हैं, तो ये डिविडेंड्स दे सकते हैं। कंपनी की पोजीशन तो ये है। थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, दो क्वेश्चन है जी। एक तो आपने हबको को रिकमेंड किया है। हबको सर गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने से ना वेरी वेरी लिमिटेड रेंज में मूव कर रहा है, कोई 135 या 142, इस बड़ी लिमिटेड रेंज में। इंडेक्स काफी ऊपर निकल गया लेकिन ये नहीं मूव कर रहा है, इसकी क्या रीजन है सर? दूसरा, माड़ी एनर्जीज करंट रेट पे 645 पे आप बाइंग के लिए रिकमेंड करते हैं? थैंक यू। अच्छा, देखिए हपको के अंदर तो दो चार चीजें हैं, जो कि एक तो ये है कि हपको के अंदर जो आपकी एक देखिए जो बहुत बड़ी अर्निंग की जो ड्राइव होनी है वो उसकी सर्कुलर डेट की वजह से भी एक होनी है। ठीक है ना, तब भी आप देखें कि आप जितने भी एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स देख लें, पावर प्रोड्यूसर साहब देख लें, या फिर ये आप ओजीपीपीएल इनको भी देख लें, तो ये आपको एक रेंज के अंदर ही दिख रहे हैं, एक थिन रेंज के अंदर ये क्या कहता है ट्रेड कर रहे हैं पिछले 3 to 4 मंथ से। तो ये ऑल बेस्ड ऑन क्या कहते हैं सर्कुलर डेट थिंग के वंस दैट थिंग इज क्लियर सो थिंग्स विल बी ओके फॉर देम। अच्छा, सेकेंडली आपने मारी एनर्जी के बारे में पूछा। देखिए मारी एनर्जी का जो ये है ना, मारी एनर्जी को ये है कि आपको ये एक बड़ी अच्छी रेंज के अंदर आपको प्ले करके देगा। ठीक है ना, आप इसकी बाइंग अपनी आराम से रखिए कि 600 580 to 600 के पास इसकी परचेजिंग करें। ठीक है ना, टारगेट आप अपना इसका रखें, अल्टीमेट टारगेट जो है वो आप अपना रखें 850 रुपीज का। ठीक है, बाकी है कि इसके बीच के अंदर अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने लेना है, ट्रेडिंग को देखते हुए कि जी मैं डिप पे बाय करूं और इस तरह करके कि अच्छे रेट से। आपको क्या लगता है, मंडे को बताइएगा, जैसे क्या इस वीक का लास्ट डे था, 4 जून था, मंडे को क्या जो है वो लगता है क्या स्ट्रेटेजी होगी? और इसके साथ साथ सर मंडे के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगी? जी, मंडे के लिहाज से देखें जो मुझे बाजार का लगता है, मुझे लगता है कि बाजार इस वक्त जिस बाजार ने जिस तरह परफॉर्म किया ये वीक, तो अगर बाजार इफ मार्केट मेंटेन्स एंड क्रॉस 132,000 लेवल, ठीक है ना, which is quite near like just 51 points from here, अगर मार्केट ये क्रॉस आउट करके अपने आप को क्लोज कर लेती है तो the next level will be around 135, the first target, and the second target is 138,000. अपार्ट फ्रॉम इट ये है कि मार्केट के अंदर बाकी अगर आपने बाय करना है, बाय ऑन डिप्स का आपने रखना है। ठीक है ना, कि मार्केट के अंदर आप बाय ऑन डिप्स एग्रेसिव नहीं हो अंटिल अनलेस मार्केट 132,000 पे अपना ब्रेकआउट जब तक ना दे। ठीक है, और आपने जो है इस सिर्फ इंडेक्स को देखते हुए ही नहीं, पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट्स को देखते हुए भी काम करना है कि बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट रीच देयर पीक। तो इस वक्त मतलब कि टेक्निकली दे आर ओवरबॉट नाउ, तो इस वक्त थोड़ा सा उनके अंदर एक कूलिंग ऑफ इफेक्ट आएगा, तो उसके अंदर थोड़े से एक्यूमुलेशन अगर किसी ने मिस आउट हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करे डिप्स के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा जो मेरे टॉपिक्स हैं कमिंग वीक के अंदर, तो वो टॉपिक्स के अंदर मेरे आते हैं डीजी खान, क्योंकि देखें 160.50 जो है वो इसके एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था जो उसने थ्रू आउट द वीक अपना मेंटेन किया है। अपार्ट फ्रॉम इट साजगार, गंदारा, क्योंकि गंदारा ने आज अपना ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट तो नेक्स्ट लेवल फॉर गंदारा इज 480 to 500 प्लस। ठीक है, उसके गंदारा ऑटो की बात कर रहा हूँ, गंदारा ऑटो। सेकेंडली एक साजगार है, साजगार के नंबर जो है वो बहुत अच्छे आए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के इसकी अर्निंग्स और काफी अच्छी आएंगी, ओवर 300 के करीब आराम से अर्निंग्स दे देगा, तो दैट वुड बी अ गुड अर्निंग्स एंड इट विल इजीली जस्टिफाई देयर अर्निंग द रेट ऑफ 1400 प्लस। अच्छा, ये तीन। इसके अलावा अगर आपने देखना है तो आप ओजी और पीपीएल काफी अरसे बाद पीएसओ ने 390 के ऊपर क्लोजिंग की है।
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था पीएसओ को, जो उसने 390 को क्रॉस आउट किया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 388 के स्टॉप लॉस, 388 और 86 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जाए तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं 410 420 रुपीज फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये मेरी 4-5 पिक्स हैं, 4 पिक्स हैं। इसके अलावा ये है कि पीएसओ ओजीडीसी अगर मेंटेन करता हूँ, मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि 222 टू 220 के पास इसका स्टॉप लॉस रखिए, 220 एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखिए और उसके साथ आप इसमें ट्रेड करें। द नेक्स्ट टारगेट इज 240 एंड 250। सही। टीम अब असम अपना सवाल कर लें, उसके बाद जो है सेशन को एंड करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चन। हाशमी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा है और बहुत आपका नॉलेज है। चूंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, एक मैंने एनालिसिस किया है जो आपसे जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपको आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है नदीम साहब, फरमाइए। जी जी जी। ATRL जो है, अटक रिफाइनरी लिमिटेड, इनके पास जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश है वो मिला के तकरीबन $78 बिलियन है, रुपीस है, जबकि इनकी जो मार्केट कैप है वो 72 बिलियन है। इन अदर वर्ड्स ये भी है कि तकरीबन इनके पास 800 रुपीज पर शेयर कैश है, जबकि स्टॉक 700 से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है एंड एट सम पॉइंट it will realize its real value, because at this point, if for example a Saudi company buys it at the current market cap, वो फौरन उनको सारा कैश वो मिल जाएगा और उसके बाद जमीन और रिफाइनरी और हर चीज फ्री में है। तो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इसके बारे में क्या है? देखिए, अटक रिफाइनरी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अटक रिफाइनरी को अगर कोई सऊदी या इस तरह करके कोई खरीदने की कोशिश करता है, डेफिनेटली उसकी बुक वैल्यू बहुत हाई है। ठीक है ना, इस वक्त तो यही है कि उनके पास कैश ही पहले इतना ज्यादा कैश, उनके पास पहले से काफी कैश है। प्लस ये कि देखिए अभी जो ये ट्रेड हो रहा है, ये इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है, बेसिकली इसके अंदर के रिफाइनरी सेक्टर की अगर हम अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि हम इसको अर्निंग्स के ऊपर नॉर्मली हम अर्निंग मल्टीपल के ऊपर हमारी मार्केट में चीजें ट्रेड हो रही होती हैं, ठीक है, नॉट ऑन द बुक वैल्यू। बट अगर हम बुक वैल्यू के ऊपर देखें तो डेफिनेटली ये तो फिर ये रेट बनता ही नहीं है। इसके अंदर तो एक मैसिव तकरीबन यहाँ से डबल का रेट इसका बनता है। ठीक है, मिनिमम डबल का रेट बनता है। ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि अर्निंग के अंदर अगर हम देखें ना, तो अगर आप रिफाइनरीज की अर्निंग देखें तो रिफाइनरी की अर्निंग बहुत ज्यादा जो मुनहसर होती है वो मुनहसर होती है कि जीआरएम मार्जिन क्या चल रहे हैं। जीआरएम मार्जिन के ऊपर औरत है, क्योंकि जीआरएम मार्जिन जो है लास्ट क्वार्टर के अंदर काफी वीक रहे हैं। ठीक है, नॉट दैट हाई, थोड़े रिकवर हुए बट नॉट दैट ग्रेट। बट स्टिल अटक रिफाइनरी इज अ गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मतलब कि मेरे लिए तो ये हमेशा से टॉपिक रहा है अटक रिफाइनरी को लेके। और अगर इसके अंदर जो देखें, सबसे बड़ा इसके अंदर जो एक मतलब कि मेरे लिए क्वाइट शॉकिंग था कि जो एक न्यूज इसके अंदर पिछले 6 मंथ से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मटेरियलाइज इसके अंदर हो गई, जो कि इसकी एक्सपेंशन को लेके थी। ठीक है ना, कि वो उसके अंदर फाइनलाइजेशन की तरफ ये चले गए थे, हर चीज हो गई है। तो मेरे ख्याल से तो अटक रिफाइनरी इज अ गुड कंपनी टू होल्ड, इसको तो रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के। अटक नॉट ओनली अटक रिफाइनरी, अटक ग्रुप की अगर आप सारी कंपनीज उठा लें, क्या अटक रिफाइनरी हो, अटक पेट्रोलियम हो, अटक सीमेंट हो, बेसिकली अटक ग्रुप की सारी कंपनीज ही, गैरफरॉन जो ग्रुप है इसकी सारी कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म करती है एक्सेप्ट एनआरएल, क्योंकि एनआरएल का थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट है इस वजह से। जी हाशिम साहब, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट कमेंट्स। अच्छा, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को रैप अप करते हैं। आफ्ताब सुभानी, अपना सवाल कीजिए। सलामकुम सर। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा नेटसोल के बारे में। क्या अब तो इसकी बाइंग बैक भी खत्म हो गई है, तो इसको कहाँ पे, इसको भी करंट रेट पे ले सकते हैं? और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा गदून टेक्सटाइल का। गदून टेक्सटाइल का देखिए, नेटसोल की बाइंग बैक अभी खत्म तो नहीं हुई है, नेटसोल की तो बाइंग बैक चल रही है। उसकी बाइंग बैक आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग पूरे साल की थी उसकी, शायद पूरा साल तो आई गेस नहीं हुआ है। नेटसोल के अंदर देखिए, नेटसोल के अंदर देखिए सारी बात है कि नेटसोल का फ्लोट बहुत छोटा हो गया है अगर बाइंग बैक पूरी हो गई है। सॉरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट फॉलोइंग नेटसोल दैट मच, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा कमेंट करता हूँ। लेकिन लास्ट जो मैंने इसके अंदर देखा था, तो इसके अगर ये पूरा फ्लोट अपना जो इसने नोटिस दिया था जितने इसको शेयर्स लेने थे, ठीक है, तो उसके बाद तो तकरीबन मार्केट का ये फ्री फ्लोट ही 33% फ्री फ्लोट ही ले जाता है मार्केट से, मार्केट में शेयर ही कुछ नहीं सर बचते। 30 ठीक है, जून तक की डेट थी ना इनकी? हाँ, तो आई गेस फिर इनका वो हो गया होगा जितना भी होगा। तो अब नंबर्स आएंगे तो एग्जैक्ट पता चल, कैलकुलेट करके देख लेंगे कितने शेयर्स उन्होंने उठा लिए हैं। लेकिन नेटसोल के अंदर चक्कर ये है कि नेटसोल का हमेशा से एक इशू रहा है कि नेटसोल के आप अगर अर्निंग्स देखें ना, तो इसकी अर्निंग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही है। ठीक है,
मतलब कि नॉट मतलब कि वैसे तो पूरे आईटी सेक्टर के अंदर अप डाउन होती है, बट नेटसोल के अंदर बहुत ज्यादा ही अप डाउन होती है। तो नेटसोल इज नॉट इन माय रिकमेंडेड लिस्ट एट ऑल, ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर के बाय करें इस करंट रेट पे या सेल करें, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछना चाहें तो मैं चार्ट्स के थ्रू आपको देख के कुछ बता सकता हूँ उसके अंदर चार्ट्स में क्या आ रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट मैं फंडामेंटल पे तो उसकी कोई आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपका दूसरा और सवाल था किसी गदून किस टेक्सटाइल बारे सर, में था? गदून देखिए टेक्सटाइल। गदून टेक्सटाइल, हाँ गदून टेक्सटाइल देखिए वो तो एक आप मतलब कि गदून टेक्सटाइल बहुत अच्छे से अंडरवैल्यूड चल रहा था, ठीक है ना। अभी इसके अंदर रैली ये है, गदून टेक्सटाइल एक वैसा ये कंप्लीटली इन्वेस्टर का स्टॉक है, इट्स नॉट फॉर द ट्रेडिंग स्टॉक। क्योंकि देखिए इसके अंदर अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री उठा लें तो आपको इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं दिखेंगे, इसके अंदर हाई वॉल्यूम्स नहीं होते, ये अभी इसके अंदर हाई वॉल्यूम्स आना शुरू हुए हैं। तो इसके अंदर देखिए अगर आप पहले आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि इधर यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। इफ यू आर इन्वेस्टर, गदून टेक्सटाइल इज योर स्क्रिप्ट, यू मस्ट हैव टू हैव दैट स्क्रिप्ट इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है। बट फॉर द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी ये कांट, हेलो जी जी सर, कंटिन्यू करें, हेलो मैंने जी माइक जी, ऑन था। हाँ। तो गदून गदून को अगर आप फंडामेंटली देखें तो गदून इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, ठीक है ना। पर्सन मस्ट हैव टू हैव दैट स्क्रिप्ट इन द पोर्टफोलियो, ठीक है ना। इट्स और अगर अभी इस करंट लेवल पे अगर आप मुझसे पूछे कि इसको बाय करना चाहिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त टेक्निकली ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। बट फंडामेंटली इट्स अ गुड कंपनी, बिकॉज ये है कि इसको रखना चाहिए। और डेफिनेटली जब कॉटन ये जो है लाइक्रा एक्सपोर्ट करता है तो ये, और सेकेंडली ग्रुप बहुत अच्छा है, लकी ग्रुप, तो यू मस्ट हैव टू हैव दिस कंपनी इन योर पोर्टफोलियो एट ऑल टाइम्स। बट ये है कि ये दैट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप इसको सर सिर्फ वॉल्यूम देख लें इसका तो बाइंग वैल्यू, इसको बाइंग वैल्यू कहाँ पे यानी इसको बाय करना चाहिए? देखिए अभी तो इस पूरे वीक के अंदर अगर मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो इस वक्त यही कहूंगा कि इस वक्त हाईली ओवर बॉट हो चुका है। अगर इसको कहीं बाय करना है आपने, मतलब कि जो साउंड इसका एरिया अगर मिलेगा आज की क्लोजिंग के बाद में अगर जो देखूं तो मुझे ये लगता है कि इसकी बाइंग बननी चाहिए अराउंड 370 to 380 के पास, ठीक है। उस लेवल पे थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस वक्त ये काफी टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देख रहा हूँ तो हैविली 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 ओवरबॉट हो चुका है, एक्सट्रीम ओवरबॉट है, ठीक है। तो इसको आपने 370 380 से लेके आपने इसको तकरीबन 340 तक एड ऑन करना है, और आपका स्टॉप लॉस 320 रुपीज होना चाहिए। थैंक यू सर। स्टॉप लॉस अच्छा सर 320 होना चाहिए अगर इफ यू आर डूइंग इट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम देखें तो सिर्फ वॉल्यूम आपको इसी वीक के अंदर दिखेंगे, बाकी पूरा आपको वॉल्यूम इसके अंदर दिखेंगे ही नहीं। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी, ये जो पॉल है ये 700 प्लस तक जा सकता है 2-3 महीने में? पॉल क्योंकि देखिए, पॉल के बहुत सारे, पॉल का देखिए, पॉल डेफिनेटली जा सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जिस तरह अभी इंक्रीज हुई है तो पॉल की जो बहुत सारी अर्निंग है वो तो उसके पास कैश भी बहुत पड़ा हुआ है, और पॉल की अर्निंग से और डिविडेंड के लिहाज से तो पॉल बिल्कुल 700 प्लस होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो 800 प्लस होना चाहिए पॉल। पॉल तो एक आपका डिविडेंड एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एज आई सेड जितनी भी अटक ग्रुप की कंपनीज हैं, ठीक है ना, दे ऑल आर वेरी गुड इन फंडामेंटल एक्सेप्ट एनआरएल। अपार्ट फ्रॉम एनआरएल आप इनकी सारी कंपनी उड़ा लें, एपीएल हो है, अटक रिफाइनरी है, अटक सीमेंट है, पॉल है, दे ऑल आर सेफ स्टॉक्स एंड दे ऑल गिव गुड डिविडेंड एक्सेप्ट अटक सीमेंट। अटक सीमेंट आपको इतना बड़ा डिविडेंड नहीं देगा, बट अपार्ट फ्रॉम अटक सीमेंट यू गेट गुड रिजल्ट्स, गुड डिविडेंड फ्रॉम ऑल अदर कंपनीज ऑफ अटक ग्रुप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जो है होप्स तो सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है अपने सवालात कर लिए होंगे। सर हम सेशन को जो है रैप अप करते हैं, काफी जो है वो लॉन्ग सेशन हो गया। सबसे पहले सर अब मैं जो है वो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने जो है हमें ज्वाइन किया, और काफी जो है इंफॉर्मेटिव था आपका सेशन। एंड पार्टिसिपेंट होप्स तो आप लोगों को भी जो है ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। नाजरीन आज के सेशन से मैं इजाजत चाहूंगी। सर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, and आपको नेक्स्ट सेशन में हम फिर इन्वाइट करेंगे। अपना बहुत सारा सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।